सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम लोग बात करते हुए थोड़ा आगे बढ़े थे, और आगे बढ़कर हमने ये समझा था कि मेल गैमेटोफाइट अर्थात बोला जाए कि नर युग्मक अर्थात कि पॉलन ग्रेन। हमने लास्टली देखा था बाबू कि पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को देखा था कि पॉलन ग्रेन कैसे प्राप्त होंगे, और पॉलन ग्रेन को हमने प्राप्त कर लिया था। और इसी को आगे एक लैंग्वेज में हम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे बाबू? मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमिट। क्या बोलेंगे? मेल गैमिट, नर युग्मक। अब देखो यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखना कि हमने बात किया था कि जो पॉलन ग्रेन होगा उस पॉलन ग्रेन के बारे में हमने आज कुछ विशेष बातें करनी है। तो पहली बात की अगर बात की जाए कि पॉलन ग्रेन क्या है, तो हम बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन सामान्यतः स्फेरिकल होते हैं। पहली बात जो नोट डाउन करने वाली बात यह है कि पॉलन ग्रेन सामान्यतः स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? स्फेरिकल, गोलाकार, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि इनका जो डायमीटर होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट कि इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। दूसरा बात, ये बात समझ में आ गई। तीसरा बात अगर मैं बात करूं कि इनका साइटोप्लाज्म, या बोला जाए कि साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो यहां पर मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा कि साइटोप्लाज्म, क्या लिखूंगा बाबू? कि साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होगा वो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होगा। अगर मैं बात करूं कि पॉलन ग्रेन, यहां पे लिखा जाए कि 2 लेयर होगी, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होगी। अर्थात बोला जाए कि नोट पॉइंट में लिख रहा हूं बाबू कि नोट पॉइंट, और नोट पॉइंट ये है कि पॉलन ग्रेन में 2 झिल्ली होगी। या 2 परत होगी। क्या बोला जाऊ? 2 परत होती है। पिछले टर्म में भी आपको पढ़ाया गया था 2 परत होती है। कैसे? अगर बात की जाए कि एक पॉलन ग्रेन की संरचना दिखाया हम, तो पॉलन ग्रेन की संरचना ये है, और पॉलन ग्रेन की संरचना को देखने के बाद मैंने कहा कि ये देखो अंदर का साइटोप्लाज्म, जो अंदर का साइटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से। किससे घिरा हुआ बाबू? सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली द्वारा। अब कोशिका झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्म इसका घिरा हुआ है, और ये 2 परत की होंगी, और 2 परत में एक परत यहां पर देखने को मिल रहा है, और ये दूसरा परत हम बना रहे हैं। देखो, एक परत हो गया एक्साइन, बाह्य चोल, बाह्य परत एक्साइन, और अंदर की परत होती है बाबू इंटाइन। क्या होती है? इंटाइन। अब एक्साइन और इंटाइन को समझने से पहले कुछ बातें जो हमने लिखा है, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लिया जाए। पहली बात यह है कि पॉलन ग्रेन सामान्यतः कैसे होंगी बाबू? स्फेरिकल होंगी। सामान्यतः ये स्फेरिकल होंगी। इनका डायमीटर कितना होगा? 25 से 50 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हमने कहा कि एक पॉलन ग्रेन में 2 परत होंगी, और एक परत होती है बाह्य परत जिसको बोलते हैं एक्साइन, और दूसरा जो अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं इंटाइन। अगर मैं बात करूं कि जो एक्साइन होता है, अगर एक एक की बारे में बात की जाए, तो यहां पर मैं पॉलन ग्रेन की परतों को अब पढ़ेंगे, और परतों को पढ़ने के बाद समझेंगे कि परत का क्या कार्य है, और कैसे यहां पर पॉलन ग्रेन को घेर के रखा है, और क्यों जरूरी है। तो मैं सबसे पहले यहां पे बात करूं बाबू एक्साइन। क्या बात की जाए? एक्साइन। हिंदी में इसे बोलते हैं बाबू बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या बाह्य परत। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि एक्साइन जो होता है, पहली बात मैं इसके बारे में लिखूं तो ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। क्या होता है बाबू? डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि ये अगर बात की जाए कि एक समान रूप से नहीं चलता है, ये उबार खबार होता है, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। पहली बात। दूसरी बात, यह पॉलन ग्रेन की
बाह्य सतह है। कैसी है बाबू? बाह्य सतह है। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि जो ये पॉलन ग्रेन का जो एग्जाइन है, यह एग्जाइन बना किससे होगा, तो हम बात करेंगे बाबू कि यह स्पोरोपोलिनिन, यह स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। अब चूंकि हम समझते हैं कि स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा केमिकल्स जिससे अगर कोई परत या कोई लेयर बन जाती है तो उस पर ना ही तापमान, ना ही अम्ल, ना ही क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है। तो अगर मैं लिखूं कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इसके वजह से क्या लिखेंगे वो? इसके वजह से एग्जाइन पर टेम्परेचर कॉमा एसिड कॉमा एल्कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और ये स्पोरोपोलिन क्या करता है? एग्जाइन को कठोर कर देता है, एग्जाइन को कठोर कर देता है, करता है। तो एग्जाइन की लेयर जो है स्पोरोपोलिनिन के वजह से कठोर बन जाती है और इसी स्पोरोपोलिनिन के वजह से एग्जाइन पर टेम्परेचर, एसिड, एल्कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहां बात करें कि जो एग्जाइन है, वो एग्जाइन जो बाह्य परत है, वो बाह्य परत क्या इन केमिकल्स के वजह से अफेक्टेड होगी? तो ध्यान रखिएगा कि वो इन केमिकल के वजह से कोई भी अफेक्टेड नहीं होगी और यहां पर जो स्पोरोपोलिन है इस लेयर को कठोर बना देता है। तो अब यहां पे एक चीज समझ में आ गई बात कि जो एग्जाइन है वो कठोर हो जाती है। अब दूसरी बात कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक पॉलन ग्रेन की संरचना अगर मैं देखा और यहां पे देखा जाए कि पॉलन ग्रेन की संरचना, तो हमने कहा कि जो अंदर होगा एक कोशिका झिल्ली होगी और इस पे एक डिसकंटिन्यूअस लेयर जिसका नाम है एग्जाइन होगा और इस एग्जाइन का पूरा पार्ट पॉलन ग्रेन को कवर करेगा। परंतु अगर एक चीज देखिएगा बाबू कि अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा जगह होगा जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाएगा। देखिएगा कि अगर सारे जगह स्पोरोपोलिन हो जाता तो इसको फट कर निकलने में इसके जो गैमिट हैं, जो अंदर रखे हुए केमिकल्स हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इस पर ना ही टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, ना ही एल्कली का, ना ही एसिड का। तो जो ये लेयर जो यहाँ पे एक पोर होती है, इस पोर को बोलते हैं बाबू जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और ये जर्म पोर पर एग्जाइन की लेयर नहीं होती है, एग्जाइन की लेयर नहीं होती है। और एग्जाइन की लेयर जर्म पोर पर नहीं होगी तो वहां से क्या हो जाएगा कि अंदरूनी जो मटेरियल फट कर वहीं से बाहर आ जाएगा, अर्थात कि पॉलन ट्यूब यहीं से बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? ठीक है। अब यहाँ से ये बात पूर्ण रूप से हमारा एग्जाइन का बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि एक और परत है जिसका नाम है इंटाइन। क्या नाम है बाबू? इंटाइन। और एग्जाइन के बारे में हम लोग समझ लिए। ठीक है, इसे जर्मपोर या अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करने वाले हैं बाबू इंटाइन के बारे में। किसके बारे में? इंटाइन के बारे में। तो क्या इसको मिटा दिया जाए? इतनी बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज यहां पे लिखा जाए इंटाइन। क्या बात करेंगे? इंटाइन। इसको बोलते हैं बाह्य आंतरिक चोल या आंतरिक परत या अंदर की परत। सबसे पहली बात कि इंटाइन में लिखेंगे कि यह कंटिन्यूअस लेयर होती है। क्या होती है बाबू? कंटिन्यूअस लेयर होती है। दूसरी बात, पहली बात हो गई कंटिन्यूअस लेयर और दूसरी बात क्या है कि यह सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है।
अब एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंटाइन होगी वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और यह एक कंटिन्यूअस लेयर है। और तीसरी बात कि यह एक्साइन के अंदर होती है, एक्साइन के अंदर होती है, मतलब कि एक्साइन परत इसको ढकी रहती है, इसीलिए हमने कहा कि इसे आंतरिक परत कहते हैं। अब रही बात कि कौन सी एक्साइन है कौन सी इंटाइन है, ये देखो एक्साइन ये हो गई, और जब एक्साइन हो गई तो किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी। और ये लाल वाली जो है बाबू, लाल वाली जो है ये हो गई इंटाइन, और इंटाइन किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। अब रही बात कि क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा टेम्परेचर और एसिड बेस का इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड सब्सटेंस से नहीं बना होता है और बहुत हार्ड नहीं होता है। तो जैसे ही मतलब कि मैच्योर पॉलन ग्रेन फटता है या निकलता है तो सारे जो इसके केमिकल्स जो अंदरूनी मटेरियल्स हैं वो पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बात करेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन की। अभी हमने पॉलन ग्रेन की बाह्य सरफेस को देख लिया, बाह्य परत को देख लिया, आंतरिक परत को देख लिया, अर्थात पॉलन ग्रेन किन परतों से मिलकर बने होंगे और कैसा उनका रूप स्ट्रक्चर होगा, कैसे वो अपीयरेंस होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी हैं पर मोटी बातें हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर ये बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। नीट में क्वेश्चन बना था कि जो एक्साइन है, एक्साइन बनी किसकी होती है, तो वहां पे आंसर था स्पोरोपोलेनिन की। एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था स्पोरोपोलेनिन, या बोला गया था कि एक्साइन जो है एक्साइन पर अफेक्ट नहीं होता है, मतलब एक्साइन प्रभावित नहीं होता है, किन किन से, टेम्परेचर, एसिड बेस, एल्कलाइन, मतलब कि इन सब से प्रभावित नहीं होता है। कारण क्या है कि स्पोरोपोलिन का बना होने के कारण। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वैसा जगह बताइए जहां एक्साइन नहीं होती है, एपर्चर्स। कौन सा एपर्चर्स? जर्म पोर। क्या है? जर्म पोर। जर्म पोर पर एक्साइन नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब बोर्ड में तो छोड़ो, नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें पर मोटी मोटी बातें हैं, जो कि आपका 4 नंबर 8 नंबर यहीं से लेकर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतना संभालते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एल्सियंस।